नमस्कार, सिटी विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज हम डीएवी स्कूल सफिलगुड़ा में हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल वीएनएन के शेषाद्री साहब हैं। डीएवी स्कूल्स का अपना एक गौरवशाली इतिहास है और तेलंगाना में स्कूल की शुरुआत और इसकी प्रतिष्ठा, इसके मूल उद्देश्य, इन सब बातों पर शेषाद्री सर से विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी। अ, सर, डीएवी स्कूल को लेकर के बड़ी श्रद्धा होती है लोगों में। यहाँ बच्चों और पेरेंट्स की भी एक ललक होती है कि यहाँ हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। किन मूल सिद्धांतों के आधार पर आप यहाँ पर शिक्षा देते हैं बच्चों को? देखिए, डीएवी संस्था जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। जो आपको मालूम है, आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी जी। दयानंद जी। और 1883 में उसका देहांत के बाद जो आर्य समाज के फॉलोअर्स थे या सब कुछ सारे जो वेलविशर्स थे, उन्होंने सोचा कि ये आर्य समाज का आइडियल्स कैसे लेके चलें सोसाइटी में। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी ये अच्छा सोसाइटी में जाएगा ये प्रिंसिपल्स, क्योंकि आर्य समाज है जीवन का जो नियम है वो आर्य समाज ने पूरी तरफ से अच्छे तरह से लिखा था। तो वो उसी वास्ते सोसाइटी ने डिसाइड किया था कि आर्य समाज का स्कूल और उनका नाम क्या रखना चाहिए। तो दयानंद जी का तो होना ही होना है, तो इसलिए डी करके दयानंद जी का। और वैदिक संस्कार जो है वो सोसाइटी फॉलो करना है, क्योंकि वैदिक जीवन ही असली जीवन व्यवस्था है। तो वैदिक का नाम भी जुड़ा हुआ था वी करके। और जो उस समय का लोग थे और ब्रिटिशर्स का जो अंग्रेजी माध्यम थे, उन्होंने सोचा कि आइंदा अगर 1000 साल के बाद या 2000 साल के बाद या 200 साल के बाद ये इंग्लिश जो है वो प्रपंच में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ये इसका लाभ उठाना आवश्यक होता है हमारा बच्चों के लिए। तो इसलिए एंग्लो करके ये भी लिखा था और डीएवी करके ये संस्था का नाम बनाया था। और उस समय से इनका जो भी एजुकेशन है वो वैल्यूज़ से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए उनका अभी जी। तक इतना शान। सर, डीएवी स्कूल की अपनी एक प्रतिष्ठा है और दयानंद सरस्वती एक तरह से बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने जो दिशा दिखाई उसके हिसाब से डीएवी स्कूल से निकले हजारों बच्चों ने अलग हाँ अलग जी। फील्ड में अपने करियर बनाए हैं। हाँ जी। एलुमनाई की बात की जाए तो किस तरह से कौन कौन से क्षेत्र में बड़े नामचीन लोग डीएवी से निकले हैं? कुछ लोगों का नाम लेना चाहें? हाँ जी। देखिए, इधर डीएवी संस्था जो है वो सारे फील्ड का एंकरेज किया था, ऑल यानी कि ऑल राउंड एजुकेशन को एंकरेज किया था। और इसलिए हमको कपिल देव से लेकर आई के गुजराल जी से लेकर अभी युवराज सिंह या सुशांत सिंह राजपूत जी, सो जो भी है, जो फिल्मी हो या क्रिकेट हो या राइटर हो, एडिटर्स हो, सारे तरफ ऑन ऑल फील्ड्स को एंकरेज किया था। तो एल्यूमनाई जो है हमारा डीएवी एल्यूमनाई पूरी दुनिया में सारे अच्छे अच्छे फील्ड, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, तो सारे इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन सारे फील्ड में है। जी। सर, अगर आज जो पेरेंट्स हैं वो कहीं कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको लगता है कि हमारे बच्चों का एजुकेशन तभी हो पाएगा जब उनका एडमिशन आईआईटी में हो जाए या फिर आईएएस क्रैक कर ले, और बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, उससे कहीं भी बहुत माने एक तरह से डीएवी अछूता है इन चीज़ों को लेकर के। तो आपका मूल जो सिद्धांत है, कैसे बहुआयामी जो व्यक्तित्व बने बच्चों का, उसको उसके हिसाब से किस तरह आप बच्चों को नर्चर करते हैं? ये डीएवी संस्था में पूरी पैन इंडिया में जी। हमारा बच्चों का दैनिक जीवन जो शुरू होता है वो हवन से शुरू होता है। जी। जो आर्य समाज का हवन रहता है उसमें वो हवन करने के बाद बच्चों को वो 1 2 या 3 वैल्यूज़, उस हफ्ते का वैल्यूज़ हम उसको बोलेंगे। और उसके बाद जो आर्य समाज के 10 नियम है, जो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज करके हम फेमसली बोलते हैं, उसमें स्पीक द ट्रूथ, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, और जो दूसरों का भलाई में ही हमारा भलाई देखना चाहिए, ऐसे अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हर रोज़ बच्चों के साथ रिसाइट करते हैं। और उनको ये प्रैक्टिस में भी
करते हैं कि स्कूल में जो बयास ना दिखाएं टीचर या हेडमास्टर या क्लास टीचर हो, जो भी हो। इस तरह से इनका बच्चों का उनका अपना जीवन में आर्य समाज का अपना एक हिस्सा बन गया था। तो इसलिए ये वैल्यूज़ जो है बच्चों का और फैमिलियों में और पेरेंट्स में भी वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ये चीज़ जो है बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट में सारे स्कूलों में ये दिखाई जा रहे हैं कि इनका एक ओरिएंटेशन, या चाहे वो आपने जो बोला था एक से कि कॉरपोरेट कल्चर जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जितना देर स्कूल रखते हैं उतना अच्छा स्कूल बना के एक नोशन तो है पेरेंट्स में। लेकिन ये संस्था में चाहे वो 1887 से जब पहला स्कूल लाहौर में शुरू हुआ था, अभी प्रेजेंट पाकिस्तान लाहौर में, तब से आज तक ये 950 से भी ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो भी है, सब में से ये ऑलराउंड डेवलपमेंट और ये जो कोशिश जो है स्किल एजुकेशन की तरफ, और सीबीएसई जो बोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन ओनली पढ़ाई या ओनली ओरिएंटेशन टूवर्ड्स एक प्रोफेशन का, वो तो कभी भी हम एंकरेज नहीं किया था, और पेरेंट्स भी आज तक वो बहुत खुश थे कि हम ऑलराउंड डेवलपमेंट का ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल सर, डीएवी स्कूल में वैदिक संस्कृति की बात की जाती है, जैसा कि आपने बताया कि हवन भी कराया जाता है, तो जाहिर तौर पर इनका जो मूल सिद्धांत है वो किसी मत या संप्रदाय या किसी धर्म तक सीमित नहीं है। ये जो एक भ्रांति क्या वाकई है कि दूसरे धर्म से जुड़े बच्चे, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे, डीएवी में पढ़ाई कर सकते हैं क्या? जब हम एडमिशन लेते हैं, जो सीबीएसई का रूल्स जो जी, होता है उसकी तरफ से लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक धर्म का या एक किसी बिल्कुल। का एंकरेज नहीं करते हैं। और हमको सरप्राइज हो जाते हैं कि एटलीस्ट अप टू द एज ऑफ 12-13 ईयर्स बच्चों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्राइस्तव हो या जो भी हो, वो अपने खुद अपने आप जूते छोड़ के क्लास में हवन में आके बैठ जाते हैं, और इतनी अच्छी तरह से वो रिसाइट करते हैं जो मंत्र है या जो भी जो नियम है, वो इतने अच्छा तरफ से करते हैं कि हमको ये सरप्राइज़ हो जाते हैं कि इतना बच्चा इतना इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो ये सबूत है कि बच्चों का कोई भी हमारा स्कूल में एक तरफ का, एक धर्म का ऐसा कोई भी परमिशन या एडमिशन उसी तरह धर्म का नहीं देते, सारे लोग को एंकरेज करते हैं। और ये जो स्कूल से सोसाइटी में इतना मशहूर है कि अगर ये जो धर्म नियम का एक पालन हमने कभी भी नहीं सोचा, अगर सोचा है तो इतना सारा ये नहीं हो जाते। और तब से ये 150 सालों से हमारा जो अलुमनी है उसमें बहुत सारे सारे धर्म का, चाहे वो पारसी हो, चाहे जो भी हो, सिख हो, मुसलमान हो, जो भी हो, सारे बहुत अच्छे अच्छे ये पोजीशंस में सेटल हुआ था। बिल्कुल। तो शेषाद्री सर ने आम लोगों की जानकारी के लिए बेहद अहम बात बताई कि आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति से जुड़े डीएवी स्कूल में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई अलग धर्म का बच्चा इसमें एडमिशन नहीं ले सकता। सबके लिए ये द्वार खुला हुआ है उत्तम और सर्वोत्तम शिक्षा के हिसाब से। सर, आपने बताया था कि लाहौर में इसकी शुरुआत हुई थी डीएवी स्कूल की, और तेलंगाना में करीब 25 स्कूल है, जीएचएमसी के अंदर 6 डीएवी स्कूल है, ये आपने बताया। तो ये जो शुरुआत हुई थी लाहौर में, वो किस तरह हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी, और उस वक्त जो फाउंडर्स थे वहाँ, जितने लोग, जो आइकॉन है एक तरह से हमारे लिए बेहद पूजनीय हैं, उनके बारे में बताइए प्लीज़। वो जैसे मैंने बोला था 1883 में जब दयानंद, स्वामी दयानंद जी का निधन हो गया था, तो तब ये लाला लाजपत राय जी, चाहे वो मुंशी जी या जो भी हो जा रहे, वो जो स्टार वार्स थे उस समय, ये इतने ब्रेनस्टॉर्मिंग किए थे कि हम अस्पताल खोलें का, कि सोसाइटी का हेल्प करें दयानंद जी का नाम लेके, या क्या करें। तो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में सारे को एक ही चीज़ याद आया कि एजुकेशन, सारे धर्म का, सारे जो सोसाइटी में बच्चा जो भी है, उनको अगर हम एजुकेशन अच्छी तरह से बने, तो जो बोलते हैं कि टुडेस बॉय चाइल्ड इज़ द टुमारो सिटीज़न ऑफ द कंट्री, तो भारतवर्ष के लिए एक अच्छा सा इंसान देने का जिम्मेदारी हमारे पास है। और स्वामी दयानंद जी बहुत कोशिश कर रहे थे कि सारे इंडिविजुअल्स वेदों का अनुसार जीवन पालन करना चाहिए। तो अगर जीवन पालन वेदों के अनुसार करना है तो उनको वेदों में क्या है
ये सब सारे बच्चों को, सारे इंसान को मिलना चाहिए। तो एजुकेशन ही एक विद्या जो है, विद्यादान में ही अच्छा तरफ से होता है करके ये शुरुआत हुआ था। और कभी भी ये टर्न बैक नहीं किया था। 1 से लेकर 10, 20 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। और अभी भी हमारे जो प्रधान जी है, पूनम सूरी जी है, पद्मश्री पूनम सूरी जी, और डायरेक्टर्स जो भी है, और वाइस प्रेसिडेंट्स, और सब लोग जो डीएवी सीएमसी के कमिटी मेंबर्स है, सब लोगों का अभी भी वो जो इंस्पिरेशन है स्वामी दयानंद जी का या लाला लाजपत राय जी का, और सारे जो है उनका इंस्पिरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि, और हमारे को भी वो सौंपा था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज भी हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का एक फ़ीस जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो कहीं भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड का तरफ से ही चालू कर रहे हैं। तो इसलिए सोसाइटी भी हमको बहुत मान रहे हैं। सर, आर्य समाज मूवमेंट कहीं न कहीं दयानंद सरस्वती जी के विचारों से प्रभावित रहा है, और खासकर तेलंगाना हैदराबाद की बात की जाए तो आर्य समाज मूवमेंट हैदराबाद लिबरेशन में काफ़ी कारगर रहा, काफ़ी इफेक्टिव और प्रभावी रहा। उस इतिहास को लेकर के आप कुछ बताना चाहें? हाँ जी, जो हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट जो में उसमें है, आर्य समाज का एक प्रमुख पात्र था। और जी। जो अभी भी इसलिए तो आर्य समाज का जो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये इसी चीज़ को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो आर्य समाज कभी भी एक नॉन सेल्फिश रहा था। और उन्होंने सोचा कि भारतवर्ष यूनाइटेड रहना चाहिए। और ये चीज़ को लेकर आज तक आर्य समाज उनके बहुत कोशिश कर रहे थे। जी। सर, जब भी आर्य समाज मूवमेंट के बड़े नेताओं से या पुराने लोगों से बात होती है जो कि 80-90 साल की उम्र के हो चुके हैं, तो उनका हमेशा कहना रहा है कि आर्य समाज की तरफ से कभी भी किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ कोई दुराव या कोई नफरत की भावना नहीं होती है, और आर्य समाज हमेशा एक जीने की राह बताता है। तो डीएवी में वाकई जिस तरह की आप शिक्षा देते हैं, तो बच्चों को न केवल एक आदर्श विद्यार्थी बल्कि आदर्श नागरिक के तौर पर तैयार किया जाता है। बच्चों का रुझान, खासकर जिस तरह से पढ़ाई को लेकर के दबाव है आज के माहौल में, करियर बनाने को लेकर के प्रेशर है, क्या उस तरह का प्रेशर यहाँ भी बच्चे झेलते हैं? अगर झेलते हैं तो कैसे आप उनको ईज कर पाते हैं? इधर जैसे मैंने बोला था, डीएवी संस्थाओं में ऑलराउंड डेवलपमेंट और ऑलराउंड एजुकेशन कर रहे थे। जी। तो हमारा स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए एक सब अलग सा पीरियड अलॉट किया गया था। और जो बच्चों का अपना जो रुचि है, जो जिसमें कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में होता है, कुछ लोगों को आर्ट्स या जो भी चीज़ में होते हैं, पेंटिंग में, हमारा स्कूल में जो रेगुलर करिकुलम बन जाते हैं। और ये जो प्रेशर जो है, चाहे वो पढ़ाई का हो या जो भी हो, वो बच्चों इतना एंजॉय करते हैं स्कूल का आने में या स्कूल का करिकुलम निभाने में। ये चीज़ बोल देते हैं कि उनको कुछ प्रेशर ऐसा नहीं है। फिर भी जो सीबीएसई के अनुसार काउंसलर्स है या स्पेशल एजुकेटर्स जो भी है, वो स्कूल में रिक्रूट किया गया है। और स्कूल में पूरा प्राइमरी में और प्री प्राइमरी में हर हफ्ते मिनिमम 4 to 5 पीटी पीरियड हो या आर्ट पीरियड हो या जो भी हो, अपने अपने एन्जॉयमेंट के लिए तो करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि स्कूल में सारे धर्म का जो फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो क्रिसमस हो या रमज़ान हो या जो भी कृष्णाष्टमी हो, जन्माष्टमी, जो भी हो, वो सब सेलिब्रेट करते हैं। और सारे लोग, सारे बच्चों लोग मिल के सेलिब्रेट करते हैं, चाहे कि वो अपना फेस्टिवल मान के सेलिब्रेट करते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो प्रेशर जो स्टडीज़ के ऊपर होते हैं, या ये चीज़ डील करने के लिए हमको एक स्पेशल सेल बनाया गया है, जो स्टूडेंट ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल। उसमें स्टूडेंट कैबिनेट जो है, चाहे वो हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो या कोई भी प्रीफिक्स हो, उन सब के साथ एक काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर और टीचर, ये सब वो कमिटी में रहते हैं कि बच्चा लोग अगर कोई भी एक दूसरे का कुछ एक्सचेंज करना चाहते हैं, कुछ आइडियाज़ या थॉट्स, और प्रेशर कम करना चाहते हैं, वो सब तो वो उधर हो रहे हैं। और इसके अलावा बच्चों का जो अपना करिकुलम है उसमें चाहे वो एब्सेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते कहीं बाहर जाना है, तो हम परमिट करके उनका री एग्ज़ाम करते हैं ताकि वो अपने चीज़ों में एक्सेल हो जाएं।
ऐसा नहीं कि हमारा आज एग्ज़ाम है तो हम आप नहीं लिखे तो हम ज़ीरो करेंगे या एब्सेंट मार्क रखेंगे, ऐसा नहीं। अगर कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ भी हो तो वो अपना खुद ये कर सकते हैं। और उसके अलावा एनुअल डेज़ जो है, सीसीए प्राइजेस जो है, ये सब में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करते हैं। सर, आपने बताया कि 900 से अधिक डीएवी स्कूल्स हैं, तो इतने बड़े जो संस्थान का चेन है, इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात होती होगी। तो किस तरह की संस्था कार्यरत है सारे डीएवी स्कूल्स के प्रबंधन को लेकर के? हाँ जी, ये एक सिस्टम बनाया गया था ये 150 सालों में। जो पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो रूल्स अगर फ्रेम कर दिया गया है तो रूल्स फॉलो करना आसान हो जाते हैं। तो ये रूल्स फ्रेम करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल एक है, वो हमारा डीएवी का एक वेद बोलते हैं। तो इस डीएवी का वेद जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल का उसका नाम है, तो उसमें से सारे चीज़ को लेकर, चाहे वो डिसिप्लिन ऑफ द स्टाफ हो या फाइनेंशियल इनकम और एक्सपेंडिचर का मामला हो या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टाफ, वर्किंग स्टाफ और रिटायर्ड स्टाफ जो भी, और हमारा अपना खुद प्रोविडेंट फंड सेक्शन है, हम एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है, तो हमारा खुद प्रोविडेंट फंड सेक्शन में कैसे डील करना, और ग्रेचुइटी लीव एनकैशमेंट है, ये सब चीज़ एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल में लिख के पूरी तरफ से वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसको लेकर हम अगर फॉलो करें तो आसान हो जाता है। और ये बनाने में डीएवी सीएमसी है जो है, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, इतना कोशिश किया है कि, और इतनी अच्छा तरफ से किया कि 1980 से पहले ही ये कर दिया गया था ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल। तो ऐसे, और जो स्कूल ये डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी का जो ऑर्डर है, तो पहला प्रधान जी से बनते हैं, तो प्रधान जी हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, और ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी है। हर साल जनवरी में इसके इलेक्ट करते हैं। और उसके बाद उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रहते हैं, 15 से 20 लोग रहते हैं, ये सब ऑफिस बेरर्स बोलते हैं। आज भी ये सब ऑफिस बेरर्स एक पैसा बिना तनख्वाह लेके समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, डीएवी कॉलेज स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए और सब के लिए। और उसके नीचे जो है डायरेक्टर्स है, ये 4 डायरेक्टर्स है हमारा। तो ये 4 डायरेक्टर्स पूरा इंडिया का जो भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनका अंडर में कंट्रोल हो जाते हैं। हर एक को 200 या 300 स्कूल्स और कॉलेजेस है, वो ये रूल्स के हिसाब से कंट्रोल करें। और सब ये भी टेक्निकली हम साउंड हो गए 2010 से, कैसे कि ये पूरा ऑनलाइन कम्युनिकेशन बना दिया था। हर बिल अप्रूवल या हर बिल इधर से हैदराबाद हो या जो है जो भी रिमोट एरिया हो, उससे अगर बिल से अप्रूवल होना या जो भी इंक्रीमेंट पास होना, वो ऑनलाइन में हम अपलोड करना है, और उधर डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी में उसका पूरा ग्लांस और उसको देख के अप्रूवल मिलता है। तो ऐसे एक सिस्टम, बहुत अच्छा से सिस्टम बनाया गया है। और स्पेशली मैडम निशा पेशिन जो है, वो एक डायरेक्टर है, उन्होंने डीएवी सीएई सेल करके आज से 10 साल पहले वो इंस्टीट्यूट किया था, सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस बोलते हैं। इसमें मास्टर ट्रेनर्स बनाते हैं, चाहे वो जो भी स्टेट हो पूरे इंडिया में, उनको जो टीचर्स टेक्निकली साउंड है, वो क्वालिफाइड है, उनको दिल्ली बुलाते हैं, और हर एक सब्जेक्ट में, हर एक लेवल में, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, उसमें मास्टर ट्रेनर्स बनाते हैं उधर। और उसको कोचिंग देने के, ट्रेनिंग देने के बाद ये लोग इधर आके बाकी जो टीचरों हैं, अध्यापकों को वो ट्रेनिंग करके, ऐसे हर ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों हर साल कम से कम 7 से 10 दिन का टीचर ट्रेनिंग भी करते हैं। तो इस तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या टीचर ट्रेनिंग है, और हमारा जो डायरेक्टर है अभी श्री जेपी शूर जी, उनकी तरफ से जो स्पोर्ट्स है, वो हम जो डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स करके डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरह से 10 साल से कर रहे हैं, और ये एसजीएफआई को अटैच्ड है, एफिलिएटेड है। तो इतनी बड़ी बात है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को एफिलिएशन हो गया था, और इन्हें जो ये स्कूलों में, डीएवी स्कूलों में नेशनल लेवल तक, क्लस्टर, जोनल, नेशनल, और नेशनल लेवल में जो भी विनर है वो डायरेक्ट नेशनल लेवल में एसजीएफआई का विनरों के साथ कम्पीट करते हैं। ऐसे सिस्टम सारे डिसिप्लिनों में किया था, तो इसलिए चीज़ रन करना तो आसान हो रहा है।
बिल्कुल। तो आपने मैनेजमेंट को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर। और दूसरी चीज़ ये कि सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी बनाई थी और उसको लेकर के सरकार उत्साहित है कि ज़ाहिर तौर पर समाज में कम से कम मातृभाषा को लेकर के या बच्चों के का जो प्रेशर है वो कम हो सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तौर पर लेते हैं सर आप, और उसका क्या प्रभाव नज़र आता है आपको? जो NEP 2020 ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको डेडलाइन 2025 से पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने को दिया था। मैं बहुत खुश होता हूँ कि ये बात बोलने के लिए कि KV केंद्रीय विद्यालय जो है उनके बाद DAV ही पहली संस्था है जो फर्स्ट पॉइंट जो 4 साल के बाद जी। बच्चा LKG में एडमिट होना है, जो डिसीजन NEP में दिया था वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। तो अभी इससे पहले 3 साल कंप्लीट होने के बाद लोअर किंडरगार्टन में एडमिशन देते थे, तो अभी 4 साल के बाद ही LKG में एडमिशन दिया था। तो सारे इस स्कूल के लेकर सारे स्कूलों में ये चालू हो गया था। दूसरी बात ये है कि NEP में और एक इम्पॉर्टेंट है जो 4 लेवल का यानी कि फाउंडेशन स्टेज, प्राइमरी स्टेज ऐसे जो है, तो सेकंड क्लास, 5th क्लास, 8th क्लास और 12th क्लास। तो ये क्लासों में चेक होना चाहिए कि बच्चों का कितनी तरफ से MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पहुंचा कि बच्चा का, क्योंकि अर्लियर जो होता है नॉन डिटेंशन सिस्टम में बच्चा 8वीं कक्षा तक पहुंच जाते हैं। और ये भी हमारा DAV में 30-40 साल पहले शुरू किया था 8वीं कक्षा का बोर्ड एग्ज़ाम। जी। लेकिन अभी NEP ने बोला 8वीं कक्षा में एक चेक पॉइंट रहना चाहिए, सो सेकंड, 5th, 8 और 12th क्लास में रहना चाहिए। तो DAV बहुत पहले से ही 8th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम बनाया और बोर्ड एग्ज़ाम इतनी अच्छे तरफ से कर रहे हैं कि पूरा सेंट्रलाइज्ड और क्वेश्चन पेपर और सेंट्रलाइज्ड करेक्शंस और स्क्वाड बनते हैं, ये सब चीज़ उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो DAV एजुकेशन बोर्ड का जो 8th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो NEP जो बोला था हम अभी सेकंड क्लास, 5th क्लास का भी इधर हमारा जोन में हैदराबाद साउथ जोन CD में हम कॉमन पेपर बनाया सेकंड क्लास का, 5th क्लास का। तो इस तरफ से ये सेकंड पोस्टुलेट जो है NEP का वो भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है NEP का जो मातृभाषा में शिक्षा है, तो हमने NEP का सजेशन जो मातृभाषा और संस्कृत भी एक भाषा लेने के लिए, तो संस्कृत तो DAV स्कूलों में 40-50 सालों से क्लास 4th से लेकर 4वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक थर्ड लैंग्वेज बना था और 9वीं और 10वीं कक्षा में सेकंड लैंग्वेज बना के रखा था। तो वो हमारा स्कूलों में, सब स्कूलों में एटलीस्ट 25-40% ऑफ द चिल्ड्रन आर टेकिंग संस्कृत एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन 9th एंड 10th क्लास और 8वीं कक्षा तक ये लोग थर्ड लैंग्वेज बना के रखते हैं। और जो मातृभाषा का जो बोधन है क्लास 2 तक मैक्सिमम बच्चों को मातृभाषा में 50-50 इंग्लिश और मातृभाषा दोनों में समझा रहे हैं। और इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट में गाइडेंस पूरा क्लियर होने के बाद और भी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सर ने जिस तरीके से समझाया, तो इस तरह की कुछ भी भ्रांति होगी तो पेरेंट्स के लिए क्लैरिटी, एक स्पष्टता आती है कि NEP वाकई उनके बच्चों पर दबाव को कम करता है। सर एक और अहम बात, DAV की जब बात आती है तो वैदिक संस्कृति, मंत्रोच्चार, हवन कराते हैं आप लोग, तो इससे जीवन पूरे जो जीने का तरीका है उसमें क्या संस्कार के तौर पर क्या बदलाव देखते हैं आप व्यक्तित्व में? खासकर हम बच्चों को जो पेरेंट्स बोलते हैं वो चीज़ को लेकर, फीडबैक को लेकर मैं बोलता हूँ, बहुत खुशी हो जाते हैं कि ये जो DAV का बच्चा है कि बिना किसी ने बोल के वो कोई भी घर आके उसका पाँव छूना और उसका तुरंत जाके पानी, ग्लास का पानी दे के और उसका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। ये खासकर हमको सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि बच्चों अपना को बिना कोई भी बोल के, बिना कोई ऐसा दबाव डालेगा, लेकिन बच्चों अपने आप खुद ये करते हैं, वो देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं, जो नीटनेस जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था स्वच्छ भारत, ऐसे स्वच्छ हृदय, स्वच्छ मन, और ये सब बच्चों अपना खुद करते हैं। तो ये चीज़ सब सुन के पेरेंट्स का फीडबैक जो PTI होते हैं, PTM में जो पेरेंट्स से बोलते हैं, उसको सुन के हम बहुत खुश हो जाते हैं।
बिल्कुल सर, आखिर में बच्चों को कोई मैसेज देना चाहें एक शिक्षक के तौर पर, एक प्रिंसिपल प्राचार्य के तौर पर? ये मैसेज मैं हर असेंबली में, जब हर रोज़ हम मॉर्निंग जी। असेंबली में एडवाइस देते हैं तो एक ही चीज़ बोलते हैं, बच्चों का अपना जिम्मेदारी क्या है, कुछ भी नहीं, खूब तरफ से अपना हेल्थ बना के रखो, अच्छा खाना खाओ और अच्छे तरफ से सोचो, और आपका जो फोकस है, जो आपका गोल है या जो भी आपका है, प्रेजेंटली आप रेस्पेक्ट योर एल्डर्स और टेक केयर ऑफ़ योर स्टडीज़, जो भी करें वो अच्छे तरफ से करें, और जब खेल रहे हैं पूरे तरफ से खेलो, और जो खा रहे हैं तो अच्छे तरह से खाओ, और पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरह से पढ़ो, बस यही फोकस ऑन योर आइटम व्हाट यू आर डूइंग। तो जैसा कि शेषाद्री सर ने बच्चों को बताया, अगर वो अपने जीवन में इन चीज़ों को उतार लें तो न सिर्फ एग्ज़ाम्स बल्कि वो अपने जीवन में भी एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे। और आज के दौर में जब देख रहे हैं कि कई सफल बच्चे भी सुसाइड या मेंटल प्रेशर की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं डीएवी के बच्चे काफ़ी खुश नज़र आते हैं और जिस तरह का माहौल है वो उसको बहुत आनंदित होकर के इसे एडॉप्ट करते हैं, इसे ग्रहण करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शेषाद्री सर पूरी नमस्ते बातचीत के लिए। नमस्ते।